Let's begin. So my name is Anand Maitre, and I have secured All India rank of 858 in UPSC CSE 2025. And yeah, okay. And I would like to tell you about my own personal story, and I will meanwhile also address the questions which would be put forward in the chat section. And let's see if I am able to address your questions. I'll tell you a brief about my own personal journey कि मैंने खुद कैसे प्रिपेयर किया और मैं कैसे यहाँ तक आया और क्या सब ऑब्स्टेकल्स रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ और अभी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद ICAR. आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. आई एम पोस्टेड इन पुणे राइट नाउ. So my strategy would be beneficial for those who are actually working professional. तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने भी काम करते करते ही प्रिपेयर किया. इनिशियल ईयर्स में आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने अपने 2 अटेम्प्ट्स जो थे वो फुल फ्लेजेड विदाउट एनी जॉब दिया था और उसमें मैं मेंस तक क्वालिफाई हुआ था, पर मैं फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के साथ आई डिड नॉट इवन गेट एन इंटरव्यू कॉल. उसके बाद फिर मैंने 6 अटेम्प्ट्स और दिए जो कि मैं एज ए प्रोफेशनल वर्क करते हुए मैंने वो काम किया. तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इस जर्नी में मैंने एक तो अपने ऑप्शनल के साथ जो गलती की आप लोग को न करें वो, क्योंकि मैंने इनिशियल ईयर्स में अपना ऑप्शनल रखा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्हाइल आई वाज नॉट वर्किंग एट ऑल. और उस टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इनिशियली बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, बट मेरे मार्क्स नहीं आते थे उसमें. तो लेटर ऑन आई स्विच टू एंथ्रोपोलॉजी एंड उसके साथ फिर फाइनली आई वाज एबल टू कन्वर्ट इट इन दिस ईयर्स अटेम्प्ट. ओके, तो इस तरीके से मेरा वो जर्नी रहा. एंड आई टेल यू दैट आई हैव स्विच मल्टीपल जॉब्स. आफ्टर ग्रेजुएशन मैं डायरेक्ट यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ गया था. आई हैव स्टडीड इन राउज IAS और फिर उसके बाद फिर मैंने अपना फंडामेंटल कोर्स करने के बाद फिर मैं फुल फ्लेजेड सेल्फ स्टडी ही किया. After having failed in the initial years, I cleared the SBI PO exam and I was working as a probationary officer in the Delhi circle. And after doing that job for over a year, I realized that maybe I can do better in my professional life, and I thought I would give civil services a try once again. So while working, I wrote the exam once again, and then at that time I was able to move until the stage of इंटरव्यू. बट वो कन्वर्ट नहीं हुआ था उसके बाद. फिर उसके बाद मैं SBI छोड़ के मैं आई गॉट इनटू स्टेट सर्विसेज. आई वाज एन एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई, राजस्थान गवर्नमेंट. ठीक है. और फिर उसके बाद फिर मैं EPFO में आया. आई वाज वर्किंग एज एनफोर्समेंट ऑफिसर in the state of Gujarat. I personally belong to Jaipur. I was posted in Gujarat. And then later I joined ICAR और उसके साथ साथ फिर अभी प्रिपेयर करते हुए I was able to clear civil services this time. Okay, so अब स्टार्ट करते हैं. थोड़ी स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी रही. तो शुरू क्रोनोलॉजिकली शुरू करते हैं. प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की बात करते हैं. तो एक तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, एक कैविएट ये आप रखिएगा अपने दिमाग में कि हर एक की स्ट्रैटेजी अलग होती है. कुछ लोग बहुत कम पढ़ के भी बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं. कुछ लोगों को गेस वर्क करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि सेफ प्ले करके अपने मार्क्स सिक्योर कर लें तो उनका क्लियर हो जाए. मैं जो आपको यहाँ पे बताऊंगा वो मेरी ओन पर्सनल स्ट्रैटेजी है. तो प्रीलिम्स की बात करते हैं सबसे पहले. सो प्रीलिम्स में इनिशियली जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था अपने स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में, तब मेरा स्ट्रैटेजी था कि बहुत सेफ खेलना है और जितना आता है उतना ही करना है, ज़्यादा तुक्केबाजी नहीं करनी है. लेकिन उसमें क्या होता था कि
आपको ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, पर यूपीएससी इतना ट्रिकी एग्जाम अब हो चुका है कि आप जो आपको लग रहा है सही है वो ना भी सही हो। तो मैंने फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। आई स्विच टू द स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग मोर देन 90 क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर प्रीलिम्स में मेरे को इशू नहीं रहा। और तो मैं एक ये चीज करता था कि जो अपने अटेम्प्ट्स हैं उसमें ये देखता था कि इफ आई एम एबल टू एलिमिनेट एनी वन ऑफ द 4 ऑप्शंस, आई वुड मेक श्योर दैट आई अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, बिकॉज आई एम वी आर ऑल डीलिंग विद द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? तो अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है तो आपकी सही ऑप्शन तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। और अगर दो है तो फिर तो आपको सोचना ही नहीं, फिर तो करना ही करना है। तो दिस इज हाउ आई यूज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब रही बात, अब आपने अब एग्जाम हॉल तक तो पहुंच गए, बट प्रिपरेशन कैसे करी उसकी, तो मैं एक चीज बताता हूँ उसमें कि एक तो आपको जो स्टैटिक पोर्शन है ना उसको ही इम्पोर्टेंस देनी है। अब स्टैटिक में क्या क्या आता है, एक तो हिस्ट्री हो गया। अब हिस्ट्री में भी तीनों चीजें हैं, मॉडर्न और आपका मिडाइवल और एंशियंट हिस्ट्री, और फिर ज्योग्राफी है, और इकोनॉमी है, और पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है। ये आपका मेन है। साइंस एंड टेक को मैं मान के चल रहा हूँ करंट अफेयर्स में लेते हैं उसको। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। और जो मैंने बुक्स रेफर की हैं मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ कि पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत से बेहतर कोई किताब है ही नहीं। अगर उसको आपने अपनी धर्म ग्रंथ मान लिया, उसको आपने अपनी बाइबल मान ली, तो फिर आपके क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे। दिस इज फॉर पॉलिटी। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन स्पेक्ट्रम। मैंने और कोई सोर्सेज उसके लिए रेफर नहीं किया, एंड इट इज द बेस्ट बुक अवेलेबल फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। और रही बात एंशंट और मिडाइवल की, तो मैंने एंशंट पे ज़्यादा फोकस किया। एंशंट मैंने पढ़ा था तमिलनाडु की जो स्टेट डिपार्टमेंट वाली जो उनकी बुक है वो वाली रेफर करी थी। और और साथ ही साथ मैंने जो नई जो एनसीईआरटीज है, आर थीम्स करके, जो 8 to 12 वाली जो है एनसीईआरटीज, उसमें भी मैंने उन चीज़ों को रेफर किया, और वो एनसीईआरटीज काफ़ी बेनिफिशियल है और वो मिडाइवल के लिए भी काम करेगी। तो दिस इज व्हाट आई रेफर्ड फॉर हिस्ट्री। पॉलिटी मैंने आपको बता ही दिया। ज्योग्राफी के लिए जो 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी करके नाम है उस किताब का, वो आपके लिए आई थिंक आधे से ज़्यादा आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस निकाल देगी। और एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक रेफर करी थी। और इकोनॉमी के लिए मैंने इकोनॉमी में एक तो मैक्रो इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की, एक तो वो काम में आई। और दूसरा मृणाल सर के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर जो कि फ्रीली अवेलेबल है, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहे। तो इकोनॉमी के लिए ये था। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा पीछे ना भागें, क्योंकि एंडलेस है करंट अफेयर। इतने पीटी 365 जो आता है मार्केट में, उसके अलावा भी बहुत सारे मैगजीन्स और उनके कंपाइलेशन आते हैं। वो आपको इतना ज़्यादा ज्ञान दे देंगे कि आपको रिटेंशन आपकी कम हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा पीछे ना भागें, एक दो सोर्सेज कोई सी भी मैगजीन ले लें, वो आपका कर देगी। और साइंस एंड टेक के लिए एक चीज मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो करंट अफेयर से काफी कुछ हो जाएगा, स्पेशली जो डिफेंस और मिलिट्री वाले जैसे मिसाइल्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है वगैरह। और जो करंट अफेयर्स में जैसे इसरो, डीआरडीओ वगैरह ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ये करंट वाला आपका पार्ट क्लियर करेगा साइंस एंड टेक का। और जो एक, एक दो एनसीईआरटीज रेफर कर सकते हैं। मैंने नहीं करी थी, लेकिन मैंने सुना है कि लोग करते हैं। तो और चूंकि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो साइंस एंड टेक में कुछ हेल्प मेरे को वहाँ से मिल गई थी। तो ये साइंस एंड टेक हो गया। और एनवायरनमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आप शंकर आईएएस वाली किताब रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ थे। अब एक दो सवाल ले लेते हैं। स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। अच्छा, एक सवाल है कि मोटिवेशन के लिए आपने क्या किया। अच्छा, देखिए, मोटिवेशन जो है वो ट्रांजिएंट होता है, आज है कल नहीं है। तो मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। आप जिस दिन आपको कुछ भी करने का मन नहीं है, आप उस दिन भी कितना पढ़ रहे हैं वो आप
उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप काम करेंगे तो थोड़ी छोटी मोटी भी सक्सेस मिलती है, उसको सेलिब्रेट करें थोड़ा। तो कि अगर लेट्स से कि आपने 5 चैप्टर का टारगेट बनाया और एंड इफ यू आर एबल टू कंप्लीट दैट इन द सेट ड्यूरेशन, आई अर्ज यू टू celebrate that. With that celebration comes the motivation, and with motivation your discipline will follow. So this is how you have to balance your own mind, you have to fight your own battle within your own head. If you're able to do that, then there is no stopping you. Okay. और अच्छा, जर्नी के मैं फैमिली का एक मैं बता देता हूँ। माय फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने मुझे हमेशा से मेरी फैमिली की तरफ से मोटिवेशन रहा था। उन्होंने फेलियर्स के बाद भी मुझे बोला कि नहीं, आप करते रहिए, यू कैन डू दैट। और लकीली मैं एक मैं वर्किंग प्रोफेशनल भी था, तो फिर फाइनेंसेस की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा लोगों को कि अगर उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे वो फ्रीली एज ए स्टूडेंट बनकर, तो एक प्लान बी ज़रूर रखिए अपने दिमाग में। और अगर प्लान बी आपके दिमाग में रहेगा तो आपको फाइनेंसेस की तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि वो बैलेंस आप अपने दिमाग में बना लें कि कैसे आगे प्रोग्रेस करना है। अगर एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद नहीं होता है तो दूसरे एग्जाम्स भी देते रहें साथ में, क्योंकि ये एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि आपने गलती कहाँ की। स्पेशली मेंस की बात कर रहा हूँ कि आपकी कॉपीज जो चेक कर रहे हैं, आपके आपके हिसाब से आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अगर वहां पे पसंद नहीं आया जो चेक कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको मार्क्स ना मिले। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। हालांकि मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड इफ यू हैव रिटन द राइट डेटा पॉइंट्स और राइट फैक्ट्स एंड द राइट थियरी, यू विल ऑब्वियसली गेट मार्क्स। तो ये बात होगी। अच्छा, अच्छा, अब मेंस पे कुछ सवाल है यहाँ पे, तो मेंस की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक प्रीलिम्स में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि सी सेट थोड़ा आजकल ट्रिकी हो गया है, तो मेक श्योर कि आप उसको लाइटली ना लें। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। मैं सी सेट जब अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं चूंकि मेरी मैथमेटिक्स डिसेंट रही है, तो मैं पहले मैथ्स के सवाल कर लेता हूँ और फिर जो कॉम्प्रिहेंशन वाले हैं मैं उनको सॉल्व करता हूँ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उस रीजनिंग और मैथ्स के उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करें, क्योंकि वो भी अगर वो भी गलत हो गया आपका तो फिर सी सेट नहीं हो पाएगा। और अगर सी सेट नहीं हुआ तो इट वुडंट मैटर हाउ मच हैव यू गॉटन इन योर पेपर 1, दैट इज द जनरल स्टडीज वाला पेपर। तो मेक श्योर कि वहां पे आप वो गलती ना करें। तो ये सी सेट की बात हो गई है। अच्छा, और एक प्रीलिम्स में एक और चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ वो है पीवाईक्यू का एनालिसिस। अगर पीवाईक्यूज आपने पिछले 10-15 साल के अगर देख लिए हैं, एक तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेक्शन वाइज ले लें, इकोनॉमी के एक साथ देख लें और ज्योग्राफी के एक साथ देख लें और पॉलिटी के, और इस तरीके से। तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि आप जो है वो ये समझ पाएंगे कि यूपीएससी रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे फ्रेम कर रहा है। अगर ये ट्रिक आपको पकड़ में आ गई कि भाई ये जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई डेटा पॉइंट्स अगर यूपीएससी जनरली दे रहा है अपने स्टेटमेंट्स में, तो फिर वो जो है वो थोड़ा गलत माना जाएगा। हमेशा नहीं होता है, लेकिन इस तरीके की चीजें अगर आप पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप वो पकड़ सकते हैं चीजें। तो मेक श्योर आप वो चीज थोड़ा पीवाईक्यूज का एनालिसिस अगर करेंगे लास्ट के 10-15 साल के, तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है कि 2027 का एग्जाम देना चाह रहे हैं और इन्होंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया है, तो और दे हैवंट स्टडीड एनीथिंग येट। तो अभी देखिए, सी मेंस की, चूंकि अब चलिए मेंस की बात कर ही लेते हैं। तो मेंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीलिम्स देने से पहले यू हैव टू बी मेंस रेडी, क्योंकि जो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपको
आपको मेंस का ज्ञान नहीं, क्योंकि मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और अगर लैंग्वेजेस का भी पेपर हिंदी और इंग्लिश का भी जोड़ दें तो आपका 7 सब्जेक्ट्स मैंडेटरी एंड प्लस वो 2 जो लैंग्वेजेस वाले, तो आपके 9 पेपर हो जाएंगे। और इतना वो फटीग होगा आपको, और अगर आप उस चीज के लिए रेडी नहीं है तो मेंस इज अ टफ नट टू क्रैक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो चीज मेंस के लिए पहले रेडी हो, प्रीलिम्स देने से पहले। ऑप्शनल जो है वो इतना आसान नहीं है कि 2 महीने में आप जीएस भी कर लेंगे और ऑप्शन भी कर देंगे फ्रॉम द स्क्रैच। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप स्क्रैच से करना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो। तो मेक श्योर कि आप अगर अपना अटेम्प्ट ले रहे हैं और अटेम्प्ट खराब नहीं करना चाहते हैं तो पहले आपका मेंस तैयार हो जाए, स्पेशली ऑप्शनल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंस की प्रिपरेशन में होती है ऐसे एथिक्स और आपका ऑप्शनल। बाकी जो जीएस के पेपर्स हैं, अगर आप इफ यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर इन सेट ड्यूरेशन 3 आवर्स में 20 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपका, और अगर आपका डिसेंट आपने उसमें स्ट्रक्चरिंग वगैरह आपकी है और डिसेंट डेटा पॉइंट्स डाले हैं, केस लॉज आपको पता है, तो आई थिंक आप एवरेज मार्क्स तो ला ही सकते हैं जीएस में। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रीलिम से पहले आपको यू हैव टू बी मेंस रेडी। अच्छा, अब मेंस की चूंकि बात कर ही रहे हैं तो और आगे बढ़ा लेते हैं उसको। तो जीएस 1 2 3 के लिए मैं आपको कहूंगा कि you have to be able to write 20 क्वेश्चन in 180 minutes। तो मेक श्योर कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो आपकी, एंड that would be more beneficial if you have done that prior to your this thing prelims। The major focus of between pre and mains has to be on optional and your essay and your ethics paper, because these are the scoring ones and this is what will get you through the final list, right? सो दिस इज हाउ दैट विल वर्क। सोर्सेस की अगर बात करें तो बहुत सारे कंपाइलेशन आ गए हैं, और करंट अफेयर्स जो है आपका मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप उसको उसके ऊपर फोकस इसमें रखें, मेंस प्री और मेंस के गैप के जो आपको बीच के 3 महीने मिलते हैं उसके लिए। और हाँ, और ऑप्शनल, और आपको एक सेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास कि कितनी ड्यूरेशन में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जैसे मेंस का पेपर अटेम्प्ट मैं जनरली ऐसे करता था कि पहले 20 मार्कर्स करता हूँ, फिर मैं 10 मार्कर्स मैंने अटेम्प्ट किए। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो कि 1 to 20 लाइन से अटेम्प्ट करते हैं, तो दैट कैन बी, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओन कंफर्ट जोन। तो उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। और हाँ, मेंस के लिए एक और चीज ध्यान रख सकते हैं, आपकी मेंस में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, स्पेशली पास्ट 10 years के, मैं तो आई वुड सजेस्ट यू 10 years की, इफ यू आर एबल टू डू दैट एंड इफ यू आर एबल टू राइट द answers to those particular questions, I am pretty sure that same thing is going to get repeated in one form or the other in the next exam as well. So this has been the pattern. फॉर एथिक्स, व्हाट एथिक्स की बात कर लेते हैं। एथिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एथिक्स का पेपर सबसे लंबा होता है, बहुत लेंदी पेपर है वो। तो अब उसमें भी यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी वेदर और नॉट यू वांट टू अटेंड द केस स्टडीज फर्स्ट और द थियोरेटिकल पार्ट फर्स्ट। What I used to do was attempt the theory part first and then the case studies, and you will not have time to think in the exam paper. So you have to have a set of you have to have a format. What's your intro going to be? What's your body going to be? What your conclusion is going to be? You need to know while attempting any question. But just by looking at the keywords of the question, you need to know कि पहले इंट्रोडक्शन में मैं क्या क्या चीजें रख सकता हूँ, और बॉडी में कितने पॉइंट मुझे लिखने हैं। अच्छा, आंसर राइटिंग में पॉइंट वाइज ही लिखना है, वो सबसे इजी फॉर्मेट वही है। तो आपको, और उसका काउंटर क्या है, कितने पॉइंट फॉर में आएंगे, कितने पॉइंट अगेंस्ट में आएंगे, वो ध्यान रखिए। और कंक्लूजन में जो भी फ्यूचरिस्टिक प्लान जो है उसके बारे में बात करनी है। दिस गोज एज वेल फॉर GS 1 to 3 एज वेल। इट्स नॉट लाइक कि इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एथिक्स, ऐसा नहीं है। अच्छा, और केस स्टडीज जो एथिक्स की हम अटेम्प्ट करते हैं,
उसमें यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव वेरी गुड एग्जांपल्स, डेली लाइव्स के एग्जांपल हो सकते हैं, और व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम योर ओन पेरेंट्स इज, जो आप के आइडियल्स हैं उनसे आपने क्या क्या सीखा, ये सारी चीज, और आपको ये टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा, द मोर एग्जांपल्स यू थ्रो इन, द मोर मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट। ये एथिक्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ। अच्छा, और कुछ कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे हैं कि किस तरीके से होता है। सी, इंटरव्यू में मैं आपको एक चीज, इंटरव्यू के बारे में मैं बता दूं कि अगर इफ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद जो आपका पूरा जो डाफ जो होता है, डीएफ जिसे कहते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, अगर उसमें जो जो कीवर्ड्स आपने मेंशन किए एंड इफ यू हैव मेंटेन्ड एवरीथिंग एंड इफ यू हैव थरो नॉलेज अबाउट इट, कुछ झूठ नहीं बोल रहे हो, तो आपको इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होगा। नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, और नो मैटर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव टेकन, नो मैटर टू विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन दैट आई हैव बीन सीइंग। अच्छा, एक देयर दिस क्वेश्चन अबाउट कि हाउ टू हैव अ प्री प्लान्ड टेम्पलेट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा। ओके, ओके, तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप जो माइक्रो नोट्स करके एक चीज होती है जिसे आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, जो भी डेटा आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रेफर कर रहे हैं, तो उसको आप अपने उसमें एक एक पर्टिकुलर, या तो कोई छोटी किताब ले लीजिए या फिर एक पीस ऑफ पेपर ले सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन write down that data and compile it in one place. So once you do that, if you're able to do that, then what will happen is, before the exam, before entering the exam hall, you can revise it in one go. It would be very beneficial. क्योंकि एक साथ आप जो पूरा आपका जो किताबों का पोथा है उसको लेके नहीं आप घुस सकते एग्जाम हॉल और एग्जाम सेंटर पे भी इवन, क्योंकि वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा, आप एकदम से वो सारा चीज नहीं देख सकते। तो मेक श्योर दैट यू हैव योर माइक्रो नोट्स रेडी, एंड व्हाट यू कैन डू इज कि गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स, एकदम से एक साथ देख लीजिए, तो वो काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपके साथ। अच्छा, और लेट्स सी सम क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिवीजन में उन्हें इशू आ रहा है। अच्छा, रिवीजन के लिए एक चीज जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है, एक टेक्निक जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि यू हैव टू डू एन एक्टिव रिकॉल एंड अ स्पेस्ड रिपीटेशन। अब ये क्या चीजें होती है? सो एक्टिव रिकॉल जो टेक्निक है उसमें पढ़ने के ये होता है लिए, आप जो एम्प्लॉय कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज, you can have your questions ready beforehand, and once you look at the questions and then you try to recall what you have studied regarding that, related to that. तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं rather than the theory, और फिर आप वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज एक्टिव रिकॉल। और ऑब्वियसली उसके लिए आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आप एक दफे पढ़ चुके हो, एक बार आपने पढ़ लिया उसके बाद मेक श्योर कि यू हैव योर क्वेश्चंस रेडी, और उसको आप क्वेश्चंस देख के फिर रिवाइज कर रहे हैं। तो जो जो कंसेप्ट आपको याद नहीं है फिर वो आपको याद आ जाएगा उस, दिस इज एक्टिव रिकॉल। और सेकेंडली, एक्टिव रिकॉल के साथ मैंने स्पेस रिपीटेशन की बात की। अब स्पेस रिपीटेशन क्या होता है? आपने अगर कोई टॉपिक आज पढ़ा है तो उसका एक रिवीजन एक दिन बाद कीजिए, और फिर दूसरा रिवीजन उसका 3 दिन बाद कीजिए, और उसका फिर थर्ड रिवीजन एक हफ्ते बाद कीजिए। तो उससे क्या है कि वो लेयरिंग हो जाएगा आपके नॉलेज का, एंड वंस यू हैव हैड योर लेयरिंग डन, इट इज इजी टू रिकॉल थिंग्स। सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर माय ओन रिवीजन। अच्छा, इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहे हैं लोग। इकोनॉमिक्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो मैक्रो इकोनॉमिक की किताब है, एनसीईआरटी 11वीं क्लास की, उसको रेफर, 11th या 12th की है शायद, तो उसको रेफर कर सकते हैं। सेकेंडली, मृणाल सर के वीडियोस काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, तो आप उनको रेफर कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से याद करा देंगे प्रीलिम्स के लिए स्पेशली।
तो ये है। और अच्छा, एक और चीज जो मेंस के लिए पूछ रहे हैं लोग, वो ये है कि कंपाइलेशन जो स्टैटिक डेटा का है वो भी आजकल काफी रेडीली अवेलेबल हो गया है ऑनलाइन। टेलीग्राम पे आपको जरूर मिल जाएगा। टेलीग्राम इज ए वेरी गुड सोर्स फॉर योर रिसोर्सेज। और एक चीज ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि डोंट रन आफ्टर सो मैनी ऑफ द रिसोर्सेज। अगर आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागेंगे तो फिर इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा काम का है कौन सा नहीं। तो ये इस चीज का ध्यान रखिए थोड़ा कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही पढ़ें। जैसे आर्ट एंड कल्चर के बारे में एक सवाल है, तो आर्ट एंड कल्चर मैंने जो चीज रेफर करी थी वो सबसे, एक तो कुछ लोग बोलते हैं नितिन सिंघानिया के साथ आप वो कर सकते हैं, लेकिन नितिन सिंघानिया पढ़ने किताब थोड़ी मोटी है वो, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो एक एक चीज ये करिए कि जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की जो एंशियंट हिस्ट्री की किताब है वो एक काफी अच्छा सोर्स है आर्ट एंड कल्चर के लिए भी। तो एक प्लीज गो थ्रू दैट बुक, दैट्स अ वेरी गुड बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर एज वेल एज एंशियंट हिस्ट्री। आई हैव रेफर्ड दैट एंड आई हैव डन डिसेंटली वेल इन द हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। अच्छा, इसमें पूछ रहे हैं कुछ लोग कि हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिवाइज ईच बुक। सी आई जस्ट टॉक्ड अबाउट एक्टिव रिकॉल, सो मेक श्योर दैट you're studying, if you're reading a particular topic on day one, make sure you read it again the next day, ताकि एक दिन का गैप आ गया, and then leave a gap of 3 days, and then leave a gap of 7 days. So this is how you structure your revision. तो लेयरिंग होती जाएगी उसको, और फिर उसको जब आप एक एक दिन ऐसा डिसाइड कीजिए कि आप फिर उस टॉपिक की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। व्हाट यू विल डू इज you will you will read the question, and what you will try to do is you will try to recall कि भाई मैंने पढ़ा क्या था। क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करें, तो ये एक काफी चीज आपको हेल्प कर सकती है। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई सी भी मैगजीन ले लीजिए, इट्स गोना हेल्प यू। और पर मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप, चूंकि इंटरव्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ दिस एग्जाम, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीड वन न्यूज़पेपर डेली। बहुत टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन उसमें एडिटोरियल और ओप एड वाला पेज है वो उसको थोड़ा फोकस रखिए, और देन बाकी तो आप मेन मेन न्यूज़ पढ़ लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आपकी वोकेबलरी थोड़ी अच्छी होगी, तो उससे आप के आंसर थोड़े होन हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम यू विल हैव अ डिसेंट वोकेबलरी टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन द इंटरव्यू। तो दिस इज माय ओन पर्सनल सजेशन। हालांकि अगर आप प्रीलिम्स की, अभी तो चूंकि प्रीलिम्स का ही टाइम चल रहा है, 2 महीने के आसपास रह गया टाइम, उससे भी कम रह गया इनफैक्ट। तो प्रीलिम्स के लिए तो आप कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए ले लें, और उसी से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एक माइक्रो नोट्स की चूंकि मैंने बात करी थी, तो मैं जैसे मैंने आपको बोला कि डेटा पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर पेज पे अगर आप जॉट डाउन कर लेते हैं तो दैट वुड बी ए वेरी गुड सोर्स। एट द सेम टाइम GS2 में जो आपको सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, इनफैक्ट हाई कोर्ट्स के भी, उनका भी एक कंपाइलेशन बना लीजिए। आई थिंक मार्केट में मिलता भी है काफ़ी जगह कंपाइल किया हुआ, तो एक वो काफ़ी हैंडी रहेगा इफ़ यू आर एबल टू हैव दैट। और अच्छा, आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर की, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि सेट फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। और आप चूंकि आप सिलेबस को, आप इफ यू ट्राई टू एनालाइज द होल सिलेबस, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, यूपीएससी ने बड़ा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है मेंस का। तो अगर हर एक जो टॉपिक है आपका, इफ यू हैव सीन द सिलेबस थरली, you can actually have certain set pattern for every single point on the syllabus। कि भाई ये अगर लेट्स से कि ग्लोबलाइजेशन वाला जो पार्ट है GS1 में, तो उसके लिए आपका इंट्रो क्या होगा, उसके लिए बॉडी क्या होगी, उसके लिए कंक्लूजन होगा, पहले से याद करके जाइए। क्योंकि एग्जाम हॉल में यू विल नॉट हैव एनी टाइम टू थिंक अबाउट इट। 7 मिनट में आपको 10 मार्कर का क्वेश्चन करना है, और 11 मिनट में आपको 15 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क के में 3 पेज होते हैं, और 10 मार्क का जो होता है वो 2 पेजेस का होता है। तो यू विल नॉट हैव एनी टाइम टू थिंक अबाउट इट। तो मेक श्योर यू हैव योर सेट फॉर्मेट रेडी, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में क्या करना है।
Which online platform is the best? See, there are multiple sources. I can't name any single one, but uh, बट मैं ये कहूंगा कि आप किस टीच जो ऑनलाइन जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आप किसके साथ मोस्ट कंफर्टेबल है, आप किसके साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं। जैसे मैंने इकोनॉमी के लिए आपको बोला कि मृणाल सर के वीडियोस बहुत ही सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आई वाज एबल टू एसोसिएट माई सेल्फ विद हिम। तो मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप उस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टीचर के साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, देयर इज अ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। अच्छा, मेंस के, चूंकि मेंस की बातें हो रही है यहाँ पे, मेंस के नोट्स की भी बात हो रही है यहाँ पे, तो सी कुछ काफी टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल्स में ना वो जो डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स हैं वो भी हैं अवेलेबल। तो अगर आपको काफी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो उनको रेफरेंस जरूर रखिए। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अपने एंथ्रोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। मैंने अपने ऑप्शनल के जो मैंने खुद से जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी हैं, उसके बाद मैंने रेफरेंस के लिए लघिमा तिवारी मैडम के जो नोट्स हैं उनको रेफर किया था। वो काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में उन्होंने बना रखा है। तो ये चूंकि मेरे ऑप्शनल की बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ, आप इस तरीके से आप दूसरे टॉपर्स के साथ स्पेशली फॉर ऑप्शनल आप अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं कि भाई इनके नोट्स हैं, इन्होंने जो टेस्ट पेपर्स अपलोड कर रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, हाउ बेनिफिशियल दे आर टू यू। अगर आप वो उनको रेफर करेंगे तो आपके लिए शायद ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि उनके नोट्स कैसे हैं। अब मैं एक एक चीज जो मुझे काफी मैंने जीएस के लिए मैं बता सकता हूँ कि मैंने किस टॉपर के किए थे फॉलो आंसर राइटिंग स्टाइल एंड नोट्स। मुझे श्रुति शर्मा मैम की जो आंसर राइटिंग स्टाइल थी वो काफी सबसे ज्यादा एसोसिएट कर पाया मैं उनको, कि अगर मैं इनको रेप्लिकेट कर देता हूँ इनके लिखे हुए आंसर को तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि उनके जो आप देखेंगे कंटेंट उनके आंसर राइटिंग का, आपको रियलाइज होगा कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में उन्होंने जो पॉइंट्स वगैरह बनाए हैं अपने आंसर्स में लिखे हैं, वो मैक्सिमम स्कोर पाने लायक है या नहीं। मुझे लगता था कि उनसे बेहतर किसी ने आंसर नहीं लिखे। तो आप जिस तरह मुझे वो रियलाइज हुआ, वो आप ये कर सकते हैं कि आप किस टॉपर के साथ एसोसिएट करेंगे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उनके साथ किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं, ऐसा नहीं है। आप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यूपीएससी का एग्जाम बड़ा फेयर होता है और एनोनिमिटी होती है उसमें, इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ये देंगे तो ये रियलाइज करिए कि आपके साथ कोई भी, अगर आप ये इनसिक्योरिटी के साथ जाएंगे तो आपको आप थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। don't worry about any of these topics. This is not something on which you should be worrying about. You should rather be worried about how you write in your mains. प्लीज उस पर आप फोकस कीजिए। अच्छा, और करंट अफेयर्स के बारे में, अच्छा अच्छा, करंट अफेयर्स का ऑब्सेशन प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो होगा वो स्टैटिक के बेसिस पे होगा। आप अगर आप स्टैटिक में अच्छे हैं, अगर आपको पता है कि हिस्ट्री में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और पॉलिटी में किस तरीके के आ रहे हैं, जो कि आप पीवाई के एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा। इफ यू आर एबल टू डू दैट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द करंट अफेयर्स वाला पार्ट, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना एंडलेस है और इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि कहीं से भी आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा या आप नहीं उसको कर पाएंगे तो मतलब अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू बिलीव दैट किसी को भी नहीं आता होगा वो, क्योंकि इतने बारीकियों से भी पूछा जा सकता है सवाल करंट अफेयर्स का, आप कहाँ तक पढ़ेंगे उसको। मेक श्योर योर स्टैटिक इज वेल प्रिपेयर्ड। अनलेस योर स्टैटिक इज वेल प्रिपेयर्ड, वो आपको फिर इशू हो जाएगा कि प्रीलिम्स क्लियर करने में।
स्टैटिक पे रिलाई कीजिए, स्टैटिक इज द किंग, जो कि बहुत से लोग बोलते हैं और वो बिल्कुल सही बोलते हैं। स्टैटिक अगर आपका अच्छा है तो आपका प्रीलिम्स जरूर होगा। अच्छा, मिस्टेक्स जो एक सवाल है कि आपकी क्या गलतियां रही है। जिन अटेम्प्ट्स में मैं फेल हुआ हूँ उसमें मैं आपको बता दूं कि एक तो प्रॉपर मेंस की आंसर राइटिंग नहीं हो पाना। मुझे लगा कि बिना उसके हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। यू हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स, नंबर वन। सेकेंडली, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो प्रिपरेशन का टाइम मिलता है वो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, और आपकी आंसर राइटिंग तभी एनालाइज हो पाएगी। कोई सी भी कोचिंग ले सकते हैं, देयर आर नो फेवरेट्स। आपके आंसर राइट, आपको एक तो एग्जाम में पेपर खत्म करना आपको आना चाहिए, और सेकेंडली आपका कंटेंट कैसा है वो आना चाहिए। और अगर ये दो चीज़ें आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने अगर टेस्ट सीरीज में आपको समझा दी तो फिर मेंस उतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, GS2 के बारे में पूछा। अच्छा, GS2 के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो वो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। GS2 में आपको एक तो यू हैव टू बी थरो विद द आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स, ताकि आप उनको कोट कर सको। इफ यू कोट योर डेटा पॉइंट्स एंड द केसेस, केस लॉज एंड द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली इफ यू आर एबल टू कोट देम इन योर आंसर्स, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे उसके लिए। GS2 की बात हो गई, और कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमी, अच्छा इकोनॉमी की हम बात कर चुके हैं, ऑप्शनल की हमने बात कर चुके हैं। मेंस की प्रिपरेशन के लिए Q&A फॉर्मेट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर अगर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के तरीके से आप पढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना डिटेल्ड है, यू कैन हैव योर क्वेश्चंस रेडी ऑन एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ द सिलेबस, और उस पे आपका डेटा और केस लॉज और जो भी जो द फ्लेयर दैट यू विल ऐड इन योर आंसर, द एग्जांपल्स, अगर इफ यू एबल टू डू दैट फॉर एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ द सिलेबस, इट वुड बी अ केक ऑफ। अच्छा, सी सेट में मैथ्स के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, शायद मेरे लिए कहना आसान होगा, क्योंकि मैं आई हैव बीन अ डिसेंट स्टूडेंट्स इन ऑफ मैथ्स, तो शायद उतना डिफिकल्ट मेरे लिए सी सेट नहीं था। लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, स्पेशली नाउ। अब तो बहुत ट्रिकी हो गया है। तो मैथ्स में भी आप कुछ सेलेक्ट जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर पढ़ लें, कि जैसे फॉर एग्जांपल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, मेक श्योर कि आप उन पे ज़्यादा फोकस रखें। आप अगर कुछ भी रैंडम चीज़ पढ़ने लग जाएंगे, लेट्स से प्रोबेबिलिटी का किसी साल क्वेश्चन आया, तो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ही आएगा, तो आप उस पे मत फोकस करिए कि भाई यही करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो मत करिए। और मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 1 मिनट से ज्यादा या 2 मिनट लग गए आपको, और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप अपनी ईगो पे ना ले लें कि मुझे तो ये करना ही है। छोड़ दें उस सवाल को। यू हैव टू गेट 80 मार्क, वो 80 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। सारे नहीं करने होते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको 67 मार्क्स लेके आने हैं। तो ये नहीं है कि वो 10 सवाल करने ही करने। कॉम्प्रिहेंशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए, क्योंकि वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते। उसको आप, मैं एक चीज जरूर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बता सकता हूँ कि व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, आई वुड रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, आई वुड रीड द ऑप्शंस, एंड देन आई वुड रीड द पैसेज। तो उससे क्या होता था कि आई आई वुड गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन पढ़ के कि ये एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। तो यू विल लुक फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इन द पैसेज रादर देन द अदर वे अराउंड। सो वंस यू नो कि भाई ऑप्शन ये है, ऑप्शंस ये हैं, इन्हीं में से कुछ होगा, तो वो कीवर्ड आपको दिख जाएगा पैसेज में, देन इट गेट्स वेरी इजी टू अटेम्प्ट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो सी सेट के बारे में मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा। और
2027 अटेम्प्ट्स के लिए, हाँ 2027 अटेम्प्ट्स के लिए आप अभी से अगर प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू लॉट। आपको एज मिल जाएगा। बहुत से लोग लेट शुरू करते हैं, अगर अभी से आप एम लेके चल रहे हैं तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपका मेंस पहले ही रेडी हो जाएगा आपके प्रीलिम से पहले, एंड दैट्स द की। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रीलिम्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट द मोटिवेशन आल्सो। अच्छा, इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में एक दो सवाल हैं। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अ, जो भी आप अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भर रहे हैं, जो भी आप डिटेल दे रहे हैं, मेक श्योर कि वो सच है। सब नंबर वन, यू यू कांट लाई कि भाई मेरे को ये, लेट्स से आपको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर आपको लगता है आप जवाब दे देंगे, तो आप झूठ लिख दें अपने उस। डोंट डू दैट, क्योंकि आप खुद ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू यू विल बी वेरी नर्वस कि यार मैंने ये लिखा है, मुझसे ये चीज़ पूछ दी, मुझे आती नहीं है। तो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। जो भी आप अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सच दे रहे हैं। और एक चीज इंटरव्यू में ध्यान रखिए कि जितने भी कीवर्ड्स आपने अपने डैफ में थ्रो करे हैं, आपको थरो नॉलेज है उसमें, उसका पास्ट पता है आपको, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक्सपर्टीज लिख दी अपनी, तो यू हैव टू नो कि भाई उसका बेसिक क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, और आपने कौन सी लैंग्वेज से डेवलप किया जा सकता है, कौन से चिपसेट उसमें लगेंगे, और कौन सा कंट्री आगे अभी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जो ये चैट जीपीटी और डीप सीक और ये सारी जो जो सॉफ्टवेयर हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल होता है, हाउ कैन इट हेल्प इंडिया इन द फ्यूचर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप अपने डैफ में वो पर्टिकुलर कीवर्ड रख रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन का। अच्छा, एक सवाल है कि किसी का रीडिंग स्पीड अगर स्लो है तो फिर वो कैसे करें। तो अगर आपका रीडिंग स्पीड थोड़ा स्लो है तो मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीड द न्यूज़पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन, और उसको स्पीक आउट लाउड, थोड़ा बोल बोल के पढ़ें। उससे आपका और अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा अगर आप खुद बोल रहे हैं। और अगर आप वो मिरर के सामने करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, बट अगर आप बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपका स्पीड थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक चीज़ ये आप फॉलो कर सकते हैं अपने रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। हाउ टू ओवरकम नर्वसनेस इन इंटरव्यू। अच्छा हाँ, इंटरव्यू में नर्वसनेस के बारे में सवाल है, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अगर अगर आप ये चीज़ करें कि जितना भी आप डेटा अपने ड्राफ्ट में दे रहे हैं, अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा हद तक प्रिपेयर्ड है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। यू विल नॉट बी नर्वस एट ऑल। थोड़े बहुत नर्वसनेस सबको होता है, थोड़े बहुत क्या, काफ़ी नर्वसनेस होता है उस दिन। इट्स नॉट एन ईजी डे फॉर यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। सो वंस you are there on particular day of your interview, if you know that you have prepared well, if you know that all the keywords that you have mentioned in your draft you have covered them, you will be full of confidence। आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि भाई मुझे तो आता है ये, मैंने तो पढ़ा हुआ है, और चूंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो कोई कुछ भी पूछ ले मेरे बारे में मैं जवाब दे दूंगा। सो दिस इज हाउ यू ओवरकम योर नर्वसनेस। और सेकेंडली, आप इंटरव्यू देने जाएंगे उससे पहले आप मॉक इंटरव्यूज जरूर देंगे। तो अगर मॉक इंटरव्यूज में आपकी जो कमियां हैं वो निकल के आ जाएंगी बाहर, तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स इन द मॉक इंटरव्यू, उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा धीरे धीरे। Answer writing for mains, see, I already told you कि mains ready you have to be before appearing for prelims exam। So अगर आप prelims के लिए prelims appear होने से पहले अगर आपको पता है कि भाई इस तरीके से mains का मुझे फॉर्मेट फॉलो करना है, तो आपके आंसर राइटिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी और आप कॉन्फिडेंटली मेंस के लिए अपियर भी हो पाएंगे। हाउ टू डेवलप राइटिंग्स। अच्छा, राइटिंग्स, अच्छा एक आपको एक चीज जो एज देगी वो ये है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है, कुछ मार्क्स का एडवांटेज तो मिलेगा। पर अगर बहुत अच्छी हैंड राइटिंग नहीं भी है तो यू डोंट हैव टू वरी, यूपीएससी इज अ वेरी लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। आपने किसी भी तरीके से अपना, अगर किसी भी हैंड राइटिंग से अगर लिखा है, आपका पेपर वो जरूर पढ़ेंगे और आपको जो आप डिजर्व करते हैं वो मार्क्स जरूर देंगे।
और राइटिंग स्किल्स और राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, और उसी से आपको पता चलेगा किस फॉर्मेट में आंसर अटेम्प्ट करना है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में क्या लिखना है, और हाउ यू विल अप्रोच all the questions in all the GS papers. I think we have talked enough about uh, all the topics. और जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने लगभग सारे एड्रेस कर लिए हैं। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स के सोर्सेज और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको बताया कि मैं मैक्सिमाइज करता था अपने अटेम्प्ट्स को प्रीलिम्स में, और पीवाईक्यूज ने काफ़ी हेल्प किया। और मॉक्स, ऑब्वियसली मॉक्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, तभी आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं पीवाईक्यूज को देता था, करंट से ज़्यादा मैंने फोकस स्टैटिक पे किया। तो ये प्रीलिम्स की हमने बात की। मेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आंसर राइटिंग आपको ज़रूर रखनी है, मेंस रेडी आपको प्रीलिम्स से पहले होना है, और ऑप्शनल एथिक्स एंड ऐसे पे ज़्यादा फोकस रखना है। और जीएस के पीवाईज क्यूज जो हैं मेंस के, उनको भी लाइटली नहीं लेना है। वही चीज़ दूसरे तरीके से पूछी जा रही है। मेंस का चूंकि डिफाइंड सिलेबस, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट अगर इफ यू आर एबल टू डू द पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 10 years। और माइक्रो नोट्स की मैंने बात की, जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो केस लॉज हैं, उनको एक पर्टिकुलर पेज में लिख लीजिए और वो उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और वो एग्जाम हॉल में घुसने से 2 मिनट पहले और कुछ हेल्प नहीं करेगा, वही चीज़ हेल्प करेगी जो आपके माइक्रो नोट्स हैं। डेटा एक पेज पे और जो केस लॉज हैं वो एक पेज पे। तो ये हमने उसकी बात करी, मेंस की बात करी। और इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो भी आप हॉबीज, जो भी आप अपने कीवर्ड्स रख रहे हैं, अचीवमेंट्स वगैरह जो भी बता रहे हैं, वो एक तो नंबर 1 सच बताएं, और सच बताने के साथ यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उसका भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों पढ़ लें। क्या फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हो सकता है, क्या पहले क्या हुआ था, और कौन सी कंट्री किस तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वंस यू आर रेडी विद दैट, इंटरव्यू में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। इंटरव्यू जो स्टेज है वो इट्स अ वेरी फन स्टेज, यू विल स्टडी अ लॉट। और आप चूंकि जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। और सेकेंडली उसमें आपको ये एक मॉक इंटरव्यूज वगैरह देने के जो एक मज़ा आएगा उसमें, आपको पता लगेगा आपकी क्या गलतियां हैं, और और आप क्या लर्न कर सकते हैं, हाउ कैन यू बी बेटर। आप यूट्यूब पर भी देखेंगे दूसरे लोगों का इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। इंटरव्यू इज गोइंग टू बी अ फन पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट। इकोनॉमिक्स की हमने हाँ बात कर ही ली है। और आंसर राइटिंग ऑफ मेंस हैज टू स्टार्ट बिफोर प्रीलिम्स, और प्री और मेंस की गैप के बीच में तो सिर्फ आंसर राइटिंग ही करना है आपको। अच्छा, अच्छा, अगर कोई अचीवमेंट वगैरह क्या लिखने हैं उसके बारे में बात हो रही है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। What I'm saying is you have to be truthful. If if you think that you haven't achieved something, you can develop a hobby right now. You can enroll in certain things. If you dig deep, you can even write कि कोई दूसरा एग्जाम दिया है उसमें क्या रैंक सिक्योर किया है, वो भी एक पार्ट ऑफ अचीवमेंट है। अगर आप कॉलेज में फुटबॉल खेले हैं, वो भी आपका एक अचीवमेंट है, वो आपकी लीडरशिप स्किल्स भी दिखाता है, वो टीम स्पोर्ट दिखाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। इंटरव्यू के टाइम पे जब आप जाएंगे, आपको एक सेशन जरूर कंडक्ट कराया जाएगा कि भाई हाउ टू फिल द डाफ, अभी भी है ऑनलाइन, आप देखिए, थोड़ा वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। राइट नाउ इज द टाइम फॉर द प्रीलिम्स, हाउएवर अभी काफ़ी पास आ गया है प्रीलिम्स। सी सेट की हमने बात करी, और पेपर 1 की भी बात की, जनरल स्टडीज़ का जो है उसमें पेपर। तो यहाँ पे ओके, आई थिंक वी हैव डन इनफ ऑल द क्वेश्चंस। लगभग सारे एड्रेस करने का ट्राई किया मैंने। अगर एक दो कुछ रह गया है तो यू कैन रीच आउट टू मी। सोशल सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है, इंस्टाग्राम पे यू कैन रीच आउट टू मी, आनंद_मैत्रेय नाम से आपको मिल जाएगा मेरा प्रोफाइल। फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट्स, आप करिए, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चन। एंड okay, all right, thank you so much. It's been a fun.
और मैं आई वुड लाइक टू थैंक यूपीएससी टाइम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस यू एंड थैंक यू सो मच एंड फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा अगर कोई भी डाउट होगा आई ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस ऑल द क्वेरीज सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट